नमस्कार, स्वागत है साहित्यिक झरोखा चैनल पर। आज हम करेंगे मैथ्यू अर्नल्ड की आलोचना का स्वरूप। आइए जानते हैं इनके बारे में। देखिए, सबसे पहले अगर हम बात करें इनके जन्म की, तो जन्म कब हुआ? 24 दिसंबर 1822 ईस्वी में हुआ। और इनका जो देहांत का समय काल है ये 15 अप्रैल 1888 का है। अब अगर इनके समय काल की बात करें तो 19वीं शताब्दी का इंग्लैंड जो है इनके समय काल के भीतर आता है। यानी इंग्लैंड जो स्थान है और कौन सा समय काल है, 19वीं शताब्दी का ये समय काल है। ये वो समय है जब वैज्ञानिक और भौतिक विकास हो रहा था और इसका समाज पर क्या प्रभाव पड़ रहा था। यानी ये संक्रांति के युग से गुजर रहा था। क्या समाज, तो जो तत्कालीन समाज था इंग्लैंड का, वो संक्रांति के युग से गुजर रहा था। समाज में इसी के कारण बहुत ज़्यादा असमानता और असंतुलन था। इंग्लैंड का समाज इस समय 3 भागों में बट गया था। 3 वर्ग कौन कौन से थे? पहला था उच्च वर्ग, जिसमें भौतिकवादी जीवन वो जी रहे थे। दूसरा, मध्यम वर्ग की अगर बात करें तो शूद्र और स्वार्थी बन गया था। और निम्न वर्ग में अगर देखें तो पाशविकता प्रवेश कर चुकी थी, यानी पशु प्रवृत्ति का स्वभाव इनका हो गया था। प्रत्येक वर्ग परिष्कृत और स्वाभाविक जीवन पद्धति से वंचित हो चुका था। यानी सबके जीवन में बदलाव हो रहा था और जो एक स्वाभाविक मानव जीवन होता है उस पद्धति में, तरीके में बदलाव आ गया था। उन्होंने स्वयं एक स्थल पर लिखा है, किसने? मैथ्यू अर्नाल्ड ने, कि आज के युग में असीम विभ्रम फैला हुआ है। विविध परामर्श देने वाले असंख्य स्वर वो भी क्या कर रहे हैं? मानव को भ्रम में डाल देते हैं। यानी चारों ओर बहुत ज्यादा भ्रम फैला हुआ है, यानी मनुष्य भ्रमित हो रहा है। अगर कोई परामर्श देने वाला है तो वो स्वर भी हमें क्या कर रहे हैं? भ्रम में डाल रहे हैं। मैथ्यू अर्नाल्ड की अगर बात करें तो ये मूलतः एक आलोचक है। उन्होंने समाज, शिक्षा, धर्म और साहित्य संस्कृति के विभिन्न पक्षों से संबंधित समस्याओं का विवेचन अपने विचारों के माध्यम से किया है। उनका कहना था कि साहित्य जीवन की आलोचना है। यानी साहित्य क्या है? जीवन की आलोचना है। बहुत महत्वपूर्ण पंक्ति है ये। जीवन से असंबद्ध साहित्य सौंदर्य की विवेचना व्यर्थ है। यानी जो साहित्य जीवन से जुड़ा हुआ नहीं है उसकी सुंदरता की चर्चा करना व्यर्थ है, बेकार है। इसीलिए उन्होंने जीवन में राग तत्व तथा बुद्धि तत्व दोनों को बराबर स्थान दिया है। एक तरफ राग तत्व प्रेम तत्व है, दूसरी तरफ बुद्धि तत्व है, जहां विचार का प्रभाव ज्यादा रहता है। यहाँ राग तत्व का संबंध किससे है? कविता से है। वहीं बुद्धि तत्व का संबंध किससे है? आलोचना से है। क्योंकि राग के माध्यम से, प्रेम के माध्यम से हम किसकी संरचना कर सकते हैं? कविता की रचना। और बुद्धि तत्व के प्रयोग से हम उसकी आलोचना या किसी भी रचना की आलोचना कर सकते हैं। इसीलिए आलोचना का महत्व कविता से किसी भी प्रकार से कम नहीं है, क्योंकि कविता है तो आलोचना बिल्कुल उसके साथ जुड़ी हुई है। तो कविता और आलोचना दोनों अपनी अपनी जगह महत्वपूर्ण है, एक दूसरे को कम नहीं आंका जा सकता। उन्होंने लोक कल्याण के आदर्श को सामने रखकर ही रचनाओं की आलोचना की है। यानी आलोचना का मुख्य मूल उद्देश्य क्या है? लोगों का कल्याण, यानी लोक कल्याण, जन कल्याण या समाज का कल्याण करने का उद्देश्य उन्होंने रखा। किसके लिए? अपनी रचनाओं की आलोचना के लिए। उन्होंने यह भी कहा कि प्रत्येक कवि का मूल्यांकन किसी भी युग की साहित्यिक और सामाजिक आवश्यकताओं के अनुसार होना चाहिए, क्योंकि साहित्य और समाज का दोनों का गहरा संबंध है। तो अगर हमें किसी कवि का मूल्यांकन करना है तो किस आधार पर करें? हम साहित्य और समाज के आवश्यकताओं के अनुसार। अतः उन्होंने अपने युग के कवियों को सलाह दी कि वे शेक्सपियर के आदर्शों को ग्रहण न करके प्राचीन यूनानी साहित्यकारों के आदर्श को ग्रहण करें, क्योंकि वे मानते थे कि साहित्य कार्यों की रचनाओं में क्या है? मार्गदर्शन करने की क्षमता है। यानी हमें किसको अपने रचनाओं का आधार बनाना चाहिए? अपने युग के, उस समय काल के जो कवि हैं उन्हें यूनानी साहित्यकारों से प्रभावित होने की प्रेरणा दी, क्योंकि उसी से सही मार्गदर्शन हमें प्राप्त हो सकता है। मैथ्यू अर्नोल्ड की अंग्रेजी के रूप में अगर देखें तो अंग्रेजी में उनका प्रवेश किस रूप में हुआ था? एक कवि के रूप में। यानी अंग्रेजी साहित्य में उन्होंने एक कवि के रूप में प्रवेश किया, लेकिन आगे चलकर उनका आलोचक रूप ही मुखरित हुआ है। यानी हम उनको विशेष रूप से किस रूप में पहचानते हैं? आलोचक के रूप में पहचानते हैं। उनके विचार है कि काव्य और उससे जुड़े सभी प्रश्न मानव जीवन से संबंध है। जीवन से परे हटकर न तो काव्य का अस्तित्व है और न ही आलोचना का।
दोनों काव्य हो चाहे आलोचना किससे जुड़े हुए हैं, मानव जीवन से जुड़े हुए हैं। आनंद के ये विचार काफी उपयोगी थे। आनंद से तात्पर्य यानी प्रसन्नता देने वाले विचार, क्योंकि उस समय धर्म और ज्ञान का संघर्ष चल रहा था और ये अपनी चरम सीमा में पहुंच चुका था। जो धर्म और ज्ञान दोनों का क्या चल रहा है, संघर्ष चल रहा है। विज्ञान की चकाचौंध के कारण संस्कृति, नैतिक मूल्य, धर्म आदि की अवहेलना हो रही थी। अतः इस पतनोन्मुख समाज का उद्धार करना अर्नाल्ड की रचना का एकमात्र उद्देश्य था। यहाँ पर ये मानते हैं कि काव्य क्या है, यहाँ आनंद का जो भाव है काव्य से जोड़कर देखते हैं, और इसके साथ साथ ये मान रहे हैं कि इस समय जो पतन का समय काल चल रहा है, किसमें पतन है, तत्कालीन सामाजिक, सांस्कृतिक, नैतिक मूल्यों में या धर्म में, जिनकी अवहेलना की जा रही है। किसके कारण, क्योंकि विज्ञान का विकास हो रहा है और इसी विकास के कारण अन्य जो हमारे सामाजिक मूल्य हैं उनकी अवहेलना की जा रही है। और इससे क्या हो रहा है, समाज कहाँ जा रहा है, पतन की ओर जा रहा है। इसी समाज को पतन की तरफ जाने से रोकना या समाज का उद्धार करना ही अर्नाल्ड की रचनाओं का मुख्य उद्देश्य है। उन्होंने काव्य को जीवन से जोड़कर समृद्ध सांस्कृतिक परंपरा का विकास किया, क्योंकि काव्य और जीवन में वो गहरा संबंध मानते हैं। वे चाहते थे कि काव्य जीवन को प्रभावित करे, और जीवन किसको प्रभावित करे, संस्कृति को प्रभावित करे, क्योंकि एक विशेष संस्कृति हमारे जीवन से जुड़ी होती है। तो वो ये चाहते थे कि काव्य का प्रभाव किस पर हो, जीवन पर हो, और जीवन का प्रभाव किस पर हो, हमारी संस्कृति पर हो। उनका विचार था कि जीवन की गहराई से निकला काव्य न केवल समाज को प्रभावित करेगा बल्कि उसे सही दिशा भी देगा। अर्थात जो काव्य है वो किससे जुड़ा हो, क्योंकि ये जीवन से जोड़कर उसको देखते हैं। तो जीवन की गहराई यानी जीवन के अनुभवों के आधार पर जो काव्य लिखा जाएगा वो किसको प्रभावित करेगा, समाज को प्रभावित करेगा और उसे सही मार्गदर्शन भी देगा। अर्नाल्ड ने काव्य के स्वरूप, काव्य के प्रयोजन यानी उद्देश्य, प्रयोजन से तात्पर्य क्या है, काव्य के उद्देश्य, विषय, काव्य और नैतिकता आदि विषयों पर विस्तार पूर्वक प्रकाश डाला है। परंतु पाश्चात्य काव्य शास्त्र में वे किसके रूप में विख्यात है, आलोचक के रूप में ही विख्यात है। वैसे तो उन्होंने अपने विचार काव्य के प्रति बहुत ज्यादा अभिव्यक्ति की है विचारों की, लेकिन आलोचक के रूप में ही उन्होंने प्रसिद्धि प्राप्त की है। तो आलोचक के रूप में अर्नाल्ड के जो विचार हैं वो हम देखते हैं। इन्होंने आलोचक के 3 गुण माने हैं। पहला क्या है, आलोचक को पढ़ना चाहिए, समझना चाहिए और वस्तुओं के यथार्थ रूप को देखना चाहिए। क्योंकि आलोचना कब की जा सकती है, जब पहले हम उस कृति को, उस रचना को पढ़ेंगे, उसके विचारों को, भावों को समझेंगे और उसे वास्तविक यथार्थ की कसौटी पर जब कसेंगे, तभी हम उसकी सही तरीके से आलोचना कर सकते हैं। दूसरा ये मानते हैं कि एक आलोचक ने जो कुछ सीखा है वह उसे दूसरों तक पहुंचाए, अपने विचार अपने तक सीमित ना रखे, उसे किस तक पहुंचाए, दूसरों तक, ताकि संसार में उत्तम भावनाओं की धारा को प्रवाहित किया जा सके और संसार में परिवर्तन आए। आलोचक का यह काम धर्म प्रचारक जैसा प्रभावपूर्ण और कर्मठता युक्त होना चाहिए। जैसे धर्म प्रचारक अपने धर्म का प्रभाव करने के लिए पूर्ण प्रभावशाली तरीके को अपनाता है और उसके प्रति कर्मनिष्ठता का भाव जो है, या कर्म के प्रति अपना जो कर्तव्य समझकर उस कार्य को धर्म प्रचारक करता है अपने धर्म के प्रति, वैसा ही आलोचक को भी अपना प्रभाव लगाना चाहिए या अपना यूं कहें कि प्रभावपूर्ण तरीके को अपनाना चाहिए। तो उससे क्या होगा, संसार में उत्तम भावनाओं की धारा प्रवाहित होगी, यानी समाज में बदलाव आएगा। एक आलोचक को रचनात्मक शक्ति की क्रियाशीलता के लिए उचित वातावरण तैयार करना चाहिए ताकि उसकी आलोचना समाज के लिए मंगलकारी हो। क्योंकि जब वो लिखने के लिए, अपनी रचनात्मक शक्ति का प्रयोग करने के लिए या उसकी आलोचना करने के लिए अगर वो उसे उचित वातावरण नहीं मिलेगा तो उसकी क्रियाशीलता अधिक नहीं होगी, और क्रियाशीलता अगर उसकी अच्छी नहीं है तो वो आलोचना भी अच्छी नहीं कर पाएगा, और आलोचना कैसी हो, समाज के लिए मंगलकारी हो। इसीलिए वो मानते हैं कि आलोचक को हमेशा अपनी रचनात्मक शक्ति को क्रियाशील बनाए रखने के लिए उचित वातावरण भी तैयार करना चाहिए। तो आलोचक के रूप में हम देखें तो वो क्या कहना चाहते हैं कि आलोचक का काम है रचनात्मक प्रतिभा के लिए उचित उपजाऊ भूमि तैयार करना।
जिस पर साहित्यकार सृजनात्मक साहित्य की फसल पैदा कर सके, यानी नई रचनाओं का सृजन कर सके। इस सबका लक्ष्य समाज की पूर्णता की ओर ले जाना, समाज को पूर्णता की ओर ले जाना और संस्कृति का विकास करना है। यानी रचनाकार की रचना का मूल उद्देश्य क्या होना चाहिए? संस्कृति और समाज का पूर्ण रूप से विकास। और आलोचक का ये कर्तव्य है कि वो ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न करे जिससे कि साहित्यकार ऐसी रचनाओं की फसल या ऐसी साहित्य की फसल पैदा कर सके जो समाज के लिए उपयोगी हो और संस्कृति का विकास जिससे संभव हो। इसके साथ अगर हम देखें तो वो आलोचक के कुछ कर्तव्य भी निर्धारित करते हैं। एक आलोचक के क्या कर्तव्य होने चाहिए? देखिए, आर्नल्ड का ये कहना था कि आलोचक का यह भी कर्तव्य है कि वह कवि और कविता के लिए उचित भूमि तैयार करे। जैसा कि हमने अभी जाना था, संक्षेप में जो हमने किया उसमें, कि कवि और कविता के लिए उचित भूमि तैयार करे, अर्थात उचित वातावरण की सृजना करे या उचित वातावरण तैयार करे। दूसरा, सृजनात्मक साहित्य जिन तथ्यों पर आधारित होता है वे क्या होते हैं? विचार, क्योंकि विचारों से ही, विचारिक तथ्य से ही क्या है? साहित्य की रचना होती है। ये विचार अपने समय के सर्वश्रेष्ठ विचार होते हैं और एक सच्चा आलोचक ही इन्हें काव्य को दे सकता है। यानी आलोचक क्या करेगा? उन विचारों को काव्य के माध्यम से अभिव्यक्ति दे सकता है। कवि का काम तो केवल आलोचक द्वारा खोजे गए, प्रतिपादित किए गए विचारों का संश्लेषण करना है और मूल काम किसका है? आलोचक का है। आलोचकों को महान कविता के लक्षण बताने में समय नष्ट नहीं करना चाहिए कि महान कविता कौन सी है, केवल इसके लक्षण बताने में उन्हें अपना जो समय है, कीमती समय है, वो व्यर्थ बेकार नहीं करना चाहिए। इससे अच्छा क्या होगा कि महान कविता के उदाहरण पढ़ें और जो गुण उन्हें वहां मिले उन्हें महान कविता की कसौटी बनाएं। यानी उन गुणों को पढ़कर दूसरे के सामने बखान करने की बजाय उनको पढ़कर महान कविताओं की रचना करें, ना कि उन कविताओं के दुर्लक्षण दूसरों को बताएं या महान कविताएं कैसे लिखी जाती है इसका ज्ञान दूसरे को बांटने से अच्छा है कि स्वयं महान कविताओं को पढ़ें, समझें और उन्हें काव्य के रूप में दूसरों तक पहुंचाने का प्रयास करें। लेकिन इनके सिद्धांत में कुछ त्रुटियां भी हैं, कमियां भी हैं। क्या क्या कमियां हैं देखते हैं। देखिए, नैतिक मूल्यों पर अमर्यादित बल देता है। जो आर्नल्ड है वो नैतिकता पर या नैतिक मूल्यों पर अमर्यादित, जो मर्यादा में नहीं है, इतना जोर लगाते हैं, इतना बल देते हैं। इसका परिणाम क्या है कि कभी कभी काव्य की सामान्य पंक्तियों को भी आदर्श काव्य मान लिया जाता है। इससे उनकी आलोचना पूर्वाग्रह के कारण निकृष्ट और पक्षपातपूर्ण हो जाती है, क्योंकि उन पंक्तियों में अगर, उस काव्य में अगर इतनी उच्चता नहीं है, विशेष गुण नहीं है, तो अगर उसको आलोचना की कसौटी पर खरा उतार दिया जाता है तो वो क्या लगती है कि उसमें वो निकृष्ट है या उसमें पक्षपातपूर्ण व्यवहार किया गया है। तो यहाँ पर वो क्या करते हैं, ज़्यादा अधिक नैतिक विचार भी ज़्यादा ठीक नहीं है, इस प्रकार के भाव यहाँ प्रकट हो रहे हैं। दूसरा, काव्य का मूल्यांकन करने के लिए आर्नल्ड ने दो कवियों के काव्यों के काव्यांशों की तुलना करने का सुझाव दिया है। किसकी? काव्य के अंशों की। यानी कोई बड़ी कविता के केवल अंशों की तुलना कर लेनी चाहिए। किस लिए? जब हमें दो कवियों के काव्य की तुलना करनी है। लेकिन विद्वान ये मानते हैं कि ये बात व्यवहारिक नहीं है, क्योंकि इससे संपूर्ण कृति का मूल्यांकन नहीं हो सकता। हो सकता है जिन पंक्तियों की हम तुलना कर रहे हैं उसमें किसी एक कवि की कुछ पंक्तियां हल्की रह गई हों या वो दूसरे कवि से बहुत ज़्यादा उचित ना हो, लेकिन अगर हम संपूर्ण कृति का मूल्यांकन करते हैं तो वो मूल्यांकन ज़्यादा सटीक बैठता है, ज़्यादा उचित ठहरता है। इसीलिए विद्वान इस बात का विरोध करते हैं कि दो कवियों के काव्य की पंक्तियों का या कुछ अंश का मूल्यांकन या तुलना नहीं करनी चाहिए, बल्कि दो कवियों को अगर जानना है, उनको एक दूसरे से श्रेष्ठता अगर सिद्ध करनी है, तो हमें उनकी संपूर्ण कृति का, संपूर्ण रचना का मूल्यांकन करना चाहिए। तीसरा, आलोचना की तुलनात्मक पद्धति निश्चय से उपयोगी है, लेकिन यदि यह कृति समुची कृति पर लागू हो तो ही इसका लाभ है। बात वही है जो हमने ऊपर करी कि माना कि तुलनात्मक पद्धति उपयोगी तो है आलोचना के क्षेत्र में, लेकिन वो कब उपयोगी है? जब हम पूरी रचना की या पूरी कृति की आलोचना करते हैं या तुलना करते हैं, तभी वो लाभदायक है, अन्यथा नहीं है। इसके साथ साथ ये मानते हैं कि इन्होंने माना कि ऐतिहासिक, व्यक्तिक और
अनुभवात्मक मूल्यांकन में अर्नोल्ड ने किसको ज्यादा महत्व दिया? अनुभवात्मक मूल्यांकन को ज्यादा महत्व दिया। इस संबंध में उन्होंने कहा है कि किसी काव्य का ऐतिहासिक मूल्य होते हुए भी उसमें दोष हो सकते हैं। यदि वह रचना साहित्य के विकास में उपयोगी है और उसके जीवन की व्याख्या करनी है तो हमें उसकी प्रशंसा करनी चाहिए, लेकिन ये सही नहीं है। इन्होंने ऐतिहासिक मूल्य में दोष सिद्ध करने का प्रयास किया है और अनुभवात्मक जो मूल्यांकन है उसको ही सर्वश्रेष्ठ माना है। इसके साथ साथ ये मानते हैं कि आलोचक को ये देखना चाहिए कि काव्य की वास्तविक कसौटी पर वह रचना खरी उतरी है या नहीं, यानी काव्य के जो वास्तविक कसौटी है, वास्तविक गुण है, उस पर वो रचना खरी उतरती है या नहीं। आलोचक को इस पर भी विचार करना चाहिए। इन्होंने व्यक्तिक मूल्यों को उतना महत्व नहीं दिया जितना उचित था या जितना देना चाहिए था। व्यक्तिक मूल्यांकन में कुछ त्रुटियां हो सकती है, लेकिन उनका पूर्णतः बहिष्कार करना उचित नहीं है। यानी व्यक्तिक मूल्यांकन को सिरे से नकारना उचित नहीं है। माना कि जब हम व्यक्तिकता के दृष्टिकोण से हम उसका मूल्यांकन करें तो कुछ कमियां, कुछ खामियां हमें मिल जाती हैं, लेकिन पूर्ण रूप से हमें इस बात का बहिष्कार नहीं करना चाहिए। इसके साथ साथ ये मानते हैं, अर्नाल्ड का ये कहना भी उचित प्रतीत नहीं होता कि आलोचक एक महान काव्य की प्रशंसा करे और द्वितीय श्रेणी की रचना की ओर ध्यान न दे, क्योंकि सभी प्रकार का काव्य महान काव्य नहीं हो सकता। परंतु समाज में बहुत सारे कवि हैं और वो उनकी जो रचनाएं हैं वो दूसरी श्रेणी में तो आ सकती है, महानता की श्रेणी में शायद वो ना आए, लेकिन उनकी ओर ध्यान ना देना ये उस रचना के प्रति अन्याय होगा। इसीलिए इनका ये विचार भी त्रुटिपूर्ण लगता है कि आलोचक एक महान काव्य की तो प्रशंसा करे और द्वितीय श्रेणी की रचना की ओर ध्यान देने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो ये त्रुटिपूर्ण विचार लगता है। इस संबंध में स्कॉट जेम्स का कथन है कि सभी पर्वत श्रेणियां अल्पस नहीं होती। अल्पस एक विशेष पर्वत विशेष है। तो ये मानते हैं कि सभी पर्वत, जैसे हमारे यहाँ हिमालय पर्वत है, वहाँ कौन सा पर्वत है? अल्पस है। तो जैसे हम इसको साधारण तरीके से समझे कि सभी पर्वत हिमालय पर्वत नहीं होते, वैसे ही पर्वत श्रेणियाँ अल्पस नहीं होती। उनके कहने का भाव क्या है कि यदि हम साधारण कोटि की रचनाओं की अवहेलना करते रहेंगे तो वे उच्च कोटि की रचनाएं कभी भी नहीं बन सकेगी। यानी हम छोटी छोटी पहाड़ियों की अगर अवहेलना करेंगे तो वो कभी भी एक अल्पस पर्वत या हिमालय पर्वत की श्रेणी में वो नहीं आ पाएंगी। अवहेलना करेंगे तो वो तुच्छ की तुच्छ बनी रहेगी, जबकि उसमें भी कुछ खासियत हो सकती है। तो हमें ऐसी रचनाओं की, जो ये कहते हैं द्वितीय श्रेणी की रचनाएं, इसकी अवहेलना नहीं करनी चाहिए। ये कौन कहता है? स्कॉट जेम्स कहते हैं, क्योंकि सभी पर्वत श्रेणियां अल्पस नहीं होती। ये बात आपको यहाँ पर ध्यान में रखनी है। क्यों नहीं? क्योंकि कहने का भाव यहाँ पर क्या है, इस बात को जरूर समझें कि यदि हम साधारण कोटि की रचनाओं की अवहेलना या उसको अनदेखा करते रहेंगे तो वे उच्च कोटि की रचनाएं कभी भी नहीं बन पाएगी। इसीलिए सामान्य प्रतिभा वाले नवोदित साहित्यकार, यानी इस क्षेत्र में जो नए नए आए हैं साहित्य रचना के क्षेत्र में, उनकी रचनाओं का मूल्यांकन होना भी जरूरी है। और मनुष्य का कर्तव्य है कि न तो वह उनकी उपेक्षा करे, उसके प्रति उदासीन रहे, ना तो वो उनकी उपेक्षा करे और न ही उसके प्रति उदासीनता प्रकट करे। ये विचार किसके हैं? स्कॉट जेम्स के ये विचार हैं कि हमें उन रचनाओं को जिनको मैथ्यू अर्नल्ड द्वितीय श्रेणी की रचना मानते हैं, उन रचनाओं पर भी विशेष ध्यान देना चाहिए, तभी हम उनके गुणों को जान सकते हैं। इसके साथ साथ आलोचना साहित्य में अगर अर्नल्ड की देन की बात करें तो इन्होंने अपने समय का एक समर्थ कवि एवं आलोचक ये रह चुके हैं। वह अपने युग की परिस्थितियों से पूर्णतः प्रभावित थे। उनकी कविता में या उनके काव्य में मिथ्याचार, आडंबर प्रियता और छद्म के विरुद्ध आवाज उन्होंने बुलंद की। यानी उसने किसने? अर्नल्ड ने अपनी कविता में मिथ्या, आडंबर प्रियता, यानी आडंबर के प्रति जो लोगों में प्रेम था और जो दिखावा था, उसके विरुद्ध उन्होंने आवाज बुलंद की। कविता में सत्य, उदात्त विचार, गरिमा आदि सद्गुणों की स्थापना करने का प्रयास इन्होंने किया है। आलोचना की परिभाषा देते हुए उन्होंने आलोचना के प्रकार्य भी बताए हैं। आलोचना कितने प्रकार की होती है उस सब का वर्णन इन्होंने किया है। अपने समय के कवियों और आलोचकों को संदेश दिया कि वे अतिवादिता, आडंबर
और अर्ध सत्य की अवहेलना करें, यानी बहुत ज़्यादा जो समाज में आडंबर बढ़ गए हैं और अर्ध सत्य जो आदि सत्य बातें हैं, कुछ कल्पनाओं से युक्त जो सत्य है उनकी अवहेलना करें और केवल सत्य को ही ग्रहण करें, अपने रचनाओं में केवल सत्य को आधार बनाएं। फिर भी हम कह सकते हैं कि आर्नाल्ड स्वयं एक आलोचक कम थे, लेकिन उसने या उन्होंने आलोचना के सिद्धांतों पर प्रकाश डाला है। आर्नल्ड ने आलोचना का लक्ष्य भी किसको माना है? मानव जीवन को माना है। उन्होंने इस विचारधारा का प्रतिपादन किया और क्या कहा कि सच्ची कविता या कला वही है जो सच्चे आनंद की सृष्टि करती है। और सच्चा आनंद किससे प्राप्त होगा? एक ऐसी रचना जो समाज के लिए हितकारी हो, उसी से समाज को सच्चा आनंद प्राप्त होगा। तो ये किसके विचार है? आर्नल्ड के विचार हैं। आर्नल्ड की देन है हिंदी साहित्य को, या यूं कह सकते हैं कि साहित्यिक रचनाओं को, जिनको हमने हिंदी साहित्य में भी अपनाया है। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा और ये प्रश्न आपके लिए उपयोगी सिद्ध हो, ऐसी मेरी कामना है। बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह चैनल से जुड़े रहें, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और इस प्रश्न से संबंध में अपने विचार जरूर अभिव्यक्त करें। बहुत बहुत धन्यवाद।